तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम डिस्कस करेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए नवंबर के महीने के लिए। नवंबर का अभी जो महीना आ रहा है आप इसको कैसे देख सकते हैं अपने लिए, चाहे आपका कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, चाहे अपने आर्थिक रूप से या रिलेशनशिप के हिसाब से, चाहे आपका कैसा भी काम हो, लेकिन इस मंथ को आप अपने लिए कैसे प्लान करेंगे। यहाँ देखिए आपका यही लगन चार्ट है और लगन चार्ट में जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट दिख रही है ये वास्तव में नवंबर का गोचर ही हमने अप्लाई किया है। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से नवंबर के गोचर के हिसाब से ग्रह देखने को मिलेंगे आपके चार्ट में। सबसे पहले यहाँ हम ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यहाँ बात करते हैं गोचर में सबसे पहले सूर्य की। तो सूर्य 16 नवंबर तक तुला राशि में रहने वाले हैं, इसके बाद ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर वृश्चिक में होगा और 26 नवंबर से ये वृश्चिक में ही वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र 7 नवंबर से धनु राशि में आएंगे और ये धनु राशि में ही रहेंगे पूरे महीने। मंगल का गोचर कर्क राशि में रहेगा। बृहस्पति रहेंगे वृषभ राशि में, जहां अभी वो वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ राशि में रहेंगे और 15 नवंबर से ये मार्गी होने वाले हैं। तो इनका मार्गी होना भी एक बहुत बड़ा इवेंट कहा जा सकता है गोचर के हिसाब से। चंद्रमा का गोचर जो होगा 1 नवंबर से चंद्रमा हमें तुला राशि में देखने को मिलेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में है। इनके गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। तो अब देख लेते हैं इस गोचर का जो प्रभाव और जो परिणाम है वो आप लोगों के लिए कैसा आ सकता है वास्तव में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस गोचर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्योंकि आपका सबसे पहले लग्नेश के बारे में ही बात करेंगे। लग्नेश आपके मंगल हैं और मंगल 9th हाउस में चले गए हैं इस मंथ के गोचर के हिसाब से। यहाँ ये नीच की स्थिति में आ जाते हैं। नीच की स्थिति में आने की वजह से अब आपके लिए कभी कभी ऐसा होगा जब आप कोई गलत फैसला भी ले लेंगे और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेंगे आप इस मंथ में। इसके अलावा आप लगभग हर रिश्ते से, हर अपने काम से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट नजर आएंगे। नीच का जो मंगल है वो आपकी उत्सुकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, आपको डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी लाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और गुस्सा देता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपने आप पर कंट्रोल करना भी जरूरी रहेगा। मंगल यहाँ अब क्योंकि 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड होने की वजह से आपका अगर किसी के साथ कोई विवाद हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है या आपके ऊपर कोई लिटिगेशन जैसा मामला चल रहा है, तो आप उससे निपटने के लिए भी बहुत जल्दी विचार करेंगे। यहाँ मंगल का जो दृष्टि है वो 12वें भाव पे, 12वें भाव पे जो इनका दृष्टि पड़ रहा है, इस वजह से आपके कहीं ना कहीं पिता के साथ और आपके जीवन साथी के साथ आपके थोड़े रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने प्रोफेशन को लेके या घूमने फिरने के लिए भी अगर विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, इस समय आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। मंगल का दृष्टि यहाँ से फिर आपके तीसरे भाव और आपके चौथे भाव पे रहेगा। तीसरे भाव पे जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ आपको भाई बहनों के साथ विवाद देखने को मिल सकता है या फिर आप अपने भाई बहनों के साथ उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे, किसी ना किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा असंतुष्टि भी प्रकट करेंगे। मंगल की दृष्टि जो कि 4th हाउस पे पड़ रही है, यहाँ इनका जो एस्पेक्ट है वो शनि पर है और शनि भी क्योंकि इस मंथ में मार्गी होने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने घर परिवार की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है उसको पूरा जरूर करें और परिवार के सदस्यों के साथ भी एक अच्छा माहौल बना के चलें। उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति जो कि दूसरे और 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में ही फिलहाल वक्री होकर ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपको अब अगर बिजनेस के लिए कोई प्लानिंग करनी है या मैरिज के लिए आने वाले समय में कोई प्लानिंग करनी है तो इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। साथ साथ में अगर आपका बिजनेस मान लीजिए ग्रो नहीं हो रहा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही, तो ग्रोथ के लिए भी अभी आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ जुपिटर क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी, तो आप कुछ हद तक अपने जीवन साथी से भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। या फिर जुपिटर 5वें भाव के स्वामी, तो 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से और 5वें भाव में राहु का गोचर होने की वजह से आप ये कोशिश करिएगा इस मंथ में कि आप जो भी फैसले लेंगे, चाहे वो अपने कैरियर को लेकर ले रहे हैं, चाहे अपनी कोई ट्रेवलिंग को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, वो फैसले आपके लगभग सही होने ही चाहिए। नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या आएगी और हो सकता है कि आपको आपके काम धंधे में या बिजनेस में थोड़ा नुकसान भी हो। तो यहाँ आपको ये सतर्कता रखनी पड़ेगी। गुरु का दृष्टि यहाँ से आपके 11वें भाव पे है, जहाँ वो केतु पर दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ धन को लेकर उतनी अच्छी स्थिति अभी नजर नहीं आती। अगर हम सिर्फ जुपिटर के गोचर के हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है कुछ आपके काम रुकेंगे। आपका बिजनेस हो तो बिजनेस थोड़ा सा स्लो पड़ेगा और बिजनेस में भी आपकी जो पेमेंट वगैरह अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं से, तो वो पेमेंट के रुकने के चांसेस बनेंगे। गुरु का दृष्टि यहाँ पर आपके लगन पे है और यहाँ लगन में ही बुध भी गोचर कर रहे हैं। तो एक सटीकता के साथ कहीं ना कहीं
थोड़ा सा आप फैसला लेने के लिए ट्राई कर सकते हैं बुध के इस गोचर की वजह से। हालांकि बुध भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनाने वाले हैं। अब गुरु का यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है बुध पर, तो बुध का दृष्टि भी गुरु पर है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अचीव करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा सूचना अचीव करने के लिए या सूचना प्राप्ति के लिए दोनों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अगर आप कोई फाइनेंस के फील्ड में है, कोई भी लॉ के फील्ड में है, राइटिंग से जुड़े हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। और फिर यहाँ से गुरु का दृष्टि आपके तीसरे भाव पे, जहाँ वो भाई बहनों के साथ के संबंधों में असंतुष्टि दिखाते हैं। यहाँ आपको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं शनि को। शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी, और वो अब चौथे भाव में हैं गोचर में, और चौथे भाव में अब ये मार्गी होने जा रहे हैं। तो अब तक शनि की स्थिति यहाँ काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि शनि वक्री थे, और वक्री शनि को नॉर्मली हम काफ़ी अच्छा मानते हैं। ये मानते हैं कि वक्री शनि अगर है तो आपके किसी भी काम में व्यवधान नहीं आएगा, आपको रुकावट नहीं आएगी, बल्कि आप काफ़ी अच्छे से फोकस्ड होकर काम कर सकेंगे और आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे। लेकिन अब शनि क्योंकि तीसरे और चौथे दोनों ही भाव के स्वामी, और अब ये मार्गी होने जा रहे हैं, तो आपका 15 नवंबर से पहले पहले अगर अपना घर से संबंधित या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है अपने प्रोफेशन को लेके, या अदर कोई ऐसा काम है, आप उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लीजिए। बाद में आपको हो सकता है कि उस काम को करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या ज़्यादा पैसे का खर्चा भी करना पड़े। शनि यहाँ जो है तीसरे घर के स्वामी होकर हैं, तो ऐसे में घर परिवार के लिए आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़े, कहीं आपको दूर जाना पड़े, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। शनि की यहाँ से दृष्टि है 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जो दृष्टि है, क्योंकि 6th लॉर्ड इस मंथ में नीच की स्थिति में है, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने डेली रूटीन से या डेली लाइफ से निपटना पड़ेगा अच्छे से, और यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअलिटी रखनी पड़ेगी अपने काम को लेकर। इसके अलावा आप किसी से भी विवाद मोल ना लें, अगर पहले का कोई विवाद चल रहा है तो उसको निपटाने की कोशिश पूरी करें। यहाँ पे अब शनि क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखेंगे और आपको मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा देंगे। तो आपका जितना अच्छा रूटीन होगा उतना ही अच्छे से आप किसी के भी काम को कर पाएंगे। शनि का दृष्टि फिर यहाँ आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जो दृष्टि है, अब आपके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके वर्क का जो रूटीन है आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ सकता है, या आपको अपना डेली का जो ऑफिस रूटीन है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ सकता है। शनि का यहाँ दृष्टि है, तो निश्चित ही आपको आपके बॉस से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, बॉस के साथ थोड़ी अनबन होना या अंडरस्टैंडिंग की कमी होना। शनि का यहाँ दृष्टि होने की वजह से आप अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे और घर परिवार के लिए भी उतने ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे। इसके बाद इनका दृष्टि आपके लगन पे आ जाता है। लगन पे जो दृष्टि है उसकी वजह से ऐसा शनि अब आपको काफ़ी पंक्चुअल बनाएगा, आपको थोड़ा सा ऐसा शनि आलसी बनाएगा, तो आपको काम करने में थोड़ी बहुत रुकावटें भी आएंगी, लेकिन ये 15 नवंबर के बाद ही ऐसी स्थिति बनेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं शुक्र को। शुक्र जो कि 7वें और 12वें घर के स्वामी, शुक्र का गोचर हो रहा है आपके दूसरे भाव में। यहाँ शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है, और गुरु और शुक्र का कुछ हद तक यहाँ हम बोलें तो राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो यहाँ पार्टनर से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, अगर आपका पुरुष का चार्ट है तो। अगर स्त्री का चार्ट है तो आपको आपके जो हस्बैंड है उनको कोई भी अच्छी सलाह देनी चाहिए इस समय में, उनके प्रोफेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, या उनके ओवरऑल जो उनका धन कमाने का जो भी जरिया है उसके लिए। यहाँ क्योंकि अब दोनों ही एक दूसरे के राशि में हमें नजर आएंगे इस मंथ में, तो यहाँ आपको फैमिली के लिए भी उतना ही ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, या फैमिली के लिए भी आपको उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इस समय आप अपने कोई भी बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बिजनेस का प्लान आपका सक्सेसफुल हो। उसके बाद शुक्र क्योंकि अब वो 12वें भाव के स्वामी है, तो यहाँ वो खर्चों को दिखाते हैं। अब क्योंकि धनु राशि का शुक्र है, तो वो दान दक्षिणा के रूप में या चैरिटी के रूप में या किसी भी अन्य रूप में ज़्यादा से ज़्यादा आपके खर्चों को दिखाते हैं, या आपकी जो भी लाइफ स्टाइल है उसके ऊपर भी कुछ हद तक आप खर्चा करेंगे। शुक्र की दृष्टि यहाँ से रहेगी फिर आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जो शुक्र की दृष्टि रहेगी, यहाँ शुक्र आपको कोई ना कोई प्रकार का नॉलेज गेन करने के लिए और अपने लिए कोई ना कोई नया इनकम सोर्स ढूंढने में मदद करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा को गोचर देखेंगे तो शुरुआत में चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे, जहां वो सूर्य के साथ भी नजर आएंगे, और चंद्रमा की ये स्थिति बनेगी तो थोड़ा सा आपके लिए लंबी दूरी की यात्रा करना या विदेश यात्रा करना आसान होगा, लेकिन ये आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। स्पेशली मदर के साथ भी और फादर के साथ भी थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है आपको रिश्तों को लेकर। इसके अलावा ये युति 12वें भाव में है, तो ये क्रिएटिविटी के लिए, किसी भी प्रकार का अन्य ऐसा काम करने के लिए बहुत ही अच्छा युति माना जाएगा। यहाँ से चंद्रमा बहुत जल्दी ही चेंज हो जाएंगे, लगभग 2-3 दिन के अंदर अंदर ही चंद्रमा आ जाएंगे आपके लगन में, जहाँ आपके बुध गोचर कर रहे हैं फिलहाल। और बुध की जो स्थिति बन रही है,
यहाँ ये वृश्चिक राशि में है, तो यहाँ चंद्रमा का आना आपको कुछ बेहतर आइडिया देगा, कल्पना शक्ति अच्छी देगा और आपको राइटिंग में या बोलने में यानी वाणी से जो भी काम कर रहे हैं उनमें काफ़ी अच्छा रहेगा। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी आपके 7वें भाव पे, जहाँ आपके पार्टनर के प्रति आप थोड़े डेडिकेटेड बनेंगे। चंद्रमा का प्रवेश फिर आपके दूसरे भाव में होगा, जहाँ धन को लेकर बहुत अच्छी स्थिति को चंद्रमा दिखाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य के बारे में अगर बात की जाए तो सूर्य क्योंकि तुला में नीच की स्थिति में है और यहाँ पर सूर्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता देगा अगर आप विदेश में सेटल्ड हैं या विदेश से आपको इनकम होती हो या विदेश में आप अपना जॉब वगैरह के लिए जाना चाहते हैं इस समय में, तो आप जा सकते हैं। तो सूर्य यहाँ नीच के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रोफेशन के लिए आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एफर्ट आपको ऐसा सूर्य करा सकता है और आपके व्यवहार को लेकर भी यहाँ आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, जैसे कि अपने बॉस के साथ और अपने पिता के साथ भी आपके रिलेशंस कुछ हद तक खराब होने की संभावना है। सूर्य की दृष्टि यहाँ आपके 6th हाउस पे पड़ेगी, तो अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ भी आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। फिर सूर्य का प्रवेश होगा आपके लगन में। सूर्य का प्रवेश लगन में होगा तो ये आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप भले ही फिर स्वदेश में भी हैं तो स्वदेश में भी अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। तो लगभग ये जो स्थिति बन रही है वो 16 नवंबर के बाद बन रही है। 16 नवंबर के बाद आप ये कोशिश करिएगा कि आप अपने कैरियर में कितना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, अगर कैरियर में कोई भी बदलाव करने को भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे फिर सूर्य बुध का युति भी बनेगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा किसी भी काम को मैनेज करने के लिए। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं अब बुध के गोचर को भी। बुध जो कि 8वें घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी हैं, बुध आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और ये वृश्चिक राशि में बुध हैं। तो ऐसा बुध आपको थोड़ा ज़्यादा चंचल बनाएगा, किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा, मल्टीटास्किंग बनाएगा। और बुध क्योंकि वक्री होने जा रहे हैं तो 26 नवंबर से लगभग वक्री होंगे। वक्री होने के बाद आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करेगा ऐसा बुध, लेकिन आप कौन सा परफेक्ट एक ऑप्शन चुनेंगे किसी भी काम को करने के लिए या बोलने के लिए भी या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भी, तो थोड़ी सी यहाँ दिक्कतें आपको जरूर आएंगी आपको किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने को लेकर। तो यहाँ हमने ये डिस्कशन पूरा किया और राहु केतु के बारे में हम कोई विशेष यहाँ चर्चा नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन हैं और कौन कौन से खराब दिन हैं आप लोगों के लिए इस मंथ में। सबसे पहले अच्छे दिनों की अगर बात की जाए तो आपके लिए अच्छे दिनों में 5, 6, फिर 16 से 17 और 20 से 24 तारीख तक ये दिन बेहद अच्छे निकल के आते हैं। अगर आप इन दिनों में अपना कोई भी अटका हुआ रुका हुआ काम करते हैं तो आपके लिए काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से खराब दिन हैं जो आपके लिए इस मंथ में दिखाई दे सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा तो 14 और 15 को ये स्थिति आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ले जा सकती है। किसी के साथ पैसे का लेन देन करते हैं या कोई भी ऐसा अन्य लेन देन करते हैं, विवाद हो जाता है किसी के साथ, तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी 14 और 15 तारीख को। चंद्रमा की स्थिति जब मिथुन राशि में बनेगी 18 और 19 को, तो ये दौरान भी आपको मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नजर आएगा अपने ऊपर। किसी भी काम को करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे और आप अपना एफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा लगाएंगे, तो यहाँ मानसिक रूप से थोड़ी दिक्कत आने की ज़्यादा संभावना बनेगी आप लोगों के लिए। फिर चंद्रमा जा रहे हैं तुला राशि में 27 से 29 तारीख तक। ये दौरान आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा और आपको लड़ाई झगड़ों से बचना पड़ेगा। आपके जीवन साथी के साथ या अन्य लोगों के साथ भी आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल नज़र आ सकते हैं। इस दौरान आपको कोई पैसे का बड़ा खर्चा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ आपके लिए ख़राब दिन है, तो इस प्रकार से आप इस मंथ को प्लान कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।